हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी बुक पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPLT ग्रेड देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस एपिक को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी पोम्स को और ड्रामास को डिस्कस किया है UPLT ग्रेड के लिए। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो UPLT ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 है, उससे पहले की 26 लाइन को हम डिस्कस करेंगे। ये जो 26 लाइन है एक प्रोलॉग है, यानी कि इंट्रोडक्शन टाइप में है, तो वही UPLT ग्रेड के सिलेबस में रखा गया है और वहीं को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो कंप्लीट बुक होती है, इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1667 में, 10 बुक्स में पब्लिश किया गया था। उसके बाद में जो 7th बुक होती है और 10th नंबर की बुक होती है, इसको स्प्लिट किया जाता है, तो 2 बुक और हो जाती हैं। इस वजह से इसका जो सेकंड एडिशन होता है, रिवाइज्ड एडिशन आता है, 1674 में आता है और उसको 12 बुक में पब्लिश किया जाता है। ये जो एपिक जो हमारी पोम है, एक एपिक है, एपिक पोएट्री यानी कि महाकाव्य है। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। जब भी कोई चीज़ ब्लैंक वर्स की बात करते हैं तो उसमें राइम स्कीम नहीं होती है और उसे एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। रेनेसा मूवमेंट से बिलोंग करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताया गया। ये जो हमारी स्टोरी है, उससे पहले हम कुछ एक थीम को डिस्कस करेंगे जिस पे ये पूरी हमारी जो एपिक है वो बेस्ड है। तो इसमें होता क्या है कि जो बाइबल है, बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक चैप्टर है जिसका नाम है जेनेसिस। तो जेनेसिस के जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है, उसी पर पूरा ये है बेस्ड है। उसमें क्या है बताया कि किस तरह से इस संसार को, ह्यूमन को क्रिएट किया गया है। तो जो गॉड है इस संसार को 6 डेज में क्रिएट किया है। जो छठा दिन होता है, छठे दिन उसने एडम को बनाया था। एडम को डस्ट से बनाया था, यानी कि मिट्टी से बनाया था। उसके बाद में उसके नोस्ट्रिल में फूंक लगाते हैं जिससे वो जिंदा हो जाते हैं और उसके बाद में उनको छोड़ देते हैं गार्डन ऑफ एडन। गार्डन ऑफ एडन एक प्लेस होती है हेवन की, तो वहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं पर रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत पेड़ होते हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, तो वहीं पर रहते हैं ये, वही गार्डन का देख रेख करते हैं। अगला पॉइंट फॉरबिडन ट्री आता है, यानी कि वहाँ पे एक फॉरबिडन ट्री होता है। फॉरबिडन ट्री के साथ साथ बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो गॉड जो होता है एडम को मना करता है कि तुम लोग या तुम जो है इस पेड़ का फ्रूट मत खाना, क्योंकि इसका फ्रूट अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम मर जाओगे। अगला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ ईव। तो जब गॉड जो है ईव को क्रिएट करता है, ईव को क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि गॉड देखता है कि जो है एडम है अकेले हैं, तो इनको अकेले जो है नहीं रहना पड़े, जिसकी वजह से एडम के लिए ईव को क्रिएट किया जाता है। तो ईव को क्रिएट करने के लिए गॉड जो है एडम को बहुत ही गहरी नींद में सुला देता है। उसके बाद में इनकी पसलियों से, इनकी रीढ़ की पसलियों से क्या करता है, ईव को क्रिएट किया जाता है, जो कि फर्स्ट वुमन होती हैं और एडम की कंपेनियन होती हैं, इनकी वाइफ होती हैं, साथी होती हैं। इसके बाद में एडम और ईव जो होते हैं बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं गार्डन ऑफ एडन में। ये लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं और ये पूरी तरीके से नेकेड होते हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई शेम महसूस नहीं होती है। फिर भी इसमें क्या होता है कि आराम से रह रहे होते हैं, फिर सैटन आता है। सैटन होता है जो कि नाफरमानी करता है गॉड की। इसकी वजह से पहले तो ये क्या था, एक जो है ये भी स्पिरिट था गॉड का, लेकिन गॉड की नाफरमानी किया था तो इसको वहाँ से निकाल दिया गया था हेवन से। तो सैटन आता है। अब सैटन जो होता है एक सरपेंट के फॉर्म में आता है और ये जो होता है टेम्प्ट करता है, बहलाता फुसलाता है ईव को कि आप जो ये फ्रूट खा लीजिए। अगर ये फ्रूट को आप खा लेंगे तो जिस तरह से गॉड है, गॉड को अच्छाई और बुराई के बारे में पता है, ऐसे तुम्हें भी अच्छाई और बुराई के बारे में पता हो जाएगा। तो उसको बहलाता है और ये उसकी बातों में आ जाती है ईव, और वो एडम जो है ये जो फ्रूट होता है वो फॉरबिडन फ्रूट को खा लेती हैं। और जब ये फ्रूट को खाती हैं उसका कुछ हिस्सा एडम को भी खिला देती हैं। तो जब दोनों लोग खा लेते हैं फ्रूट को, और इसकी वजह से गॉड जो है नाराज़ हो जाते हैं। तो फॉल ऑफ मैन तभी होता है, यानी कि जब ये फ्रूट को खा लेते हैं तो उसके बाद में इनकी आंखें ओपन होती हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग नेकेड हैं और ये बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर लेते हैं।
जब ये श्रम महसूस करते हैं तो फिग होता है, फिग यानी अंजीर का पेड़ होता है, उसकी लीफ को अपने आसपास में लपेट लेते हैं और फिर जा करके छिप जाते हैं। जब गॉड आता है तो इनसे क्वेश्चन करता है तो ये लोग स्वीकार करते हैं कि इन लोगों ने डिसओबे किया है गॉड के ऑर्डर को, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, जिससे गॉड इनसे नाराज हो जाता है और इनको पनिशमेंट देता है। सबसे पहले कर्ज करता है कि अभिशाप देता है सरपेंट को कि सरपेंट जो होगा हमेशा अपने बेली के बल पे, अपने पेट के बल पे क्रॉल करके चलेगा वो, और दूसरा इंसानों के बीच में और सांप के बीच में हमेशा दुश्मनी रहेगी। ईव को पनिशमेंट देता है कि जब ये बच्चे को जन्म देगी तो इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, और एडम को पनिशमेंट ये मिलता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए इनको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसके बाद में क्या करता है कि इन दोनों को वहाँ से जो है गॉड है इनको हेवन से, गार्डन ऑफ एडम से बाहर निकाल देता है और गेट पे जो है एंजल्स को लगा देता है कि आप लोग इसकी निगरानी करिएगा, इसका देखरेख करिएगा कि ये लोग जो है दोबारा से वापस नहीं आने पाए। तो इस तरह से कुछ स्टोरी है और जो इसमें पूरा आपको जब पढ़ेंगे आप कंप्लीट पैराडाइज लॉस्ट तो आपको मिलेगा। और इसी चीज़ को यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो ये पोम की 6 लाइन है, स्टार्टिंग के 6 लाइन में जितना भी आप पूरा एपिक पढ़ेंगे उस एपिक का बताया गया कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के 6 लाइन में आपको क्या बताया गया है, उसकी थीम बताया गया है कि पूरे पैराडाइज लॉस्ट में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। एक तो फॉल ऑफ मैन पढ़ेंगे, यानी किस तरह से इंसान को वहाँ से एडम और ईव को निकाला गया। एडम और ईव्स के जो डिसओबीडियंस है उसको आप पढ़ेंगे, उसमें फॉरबिडन ट्री और फॉरबिडन फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जब फ्रूट को खा लेते हैं लोग तो इसके बाद में क्या होता है, इनको डेथ आता है, सिन है, सफरिंग है, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले केवल हेवन में खुशियाँ ही होती हैं, लेकिन जब ये फ्रूट खा लेते हैं तो इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिर आगे मिल्टन बताएंगे इसके बाद में जो है ग्रेटर मैन जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ किया गया कि ये आएंगे और ह्यूमैनिटी को दोबारा से रीस्टोर करेंगे, दोबारा से इनको जो है खुशियाँ प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 से 6 लाइन में बताया गया है। अगली जो है 6 से 16 लाइन जो 10 लाइन्स में है उसमें क्या है कि इन्वोकेशन करते हैं हेवनली म्यूज़ को, यानी कि हेवनली म्यूज़ से प्रार्थना करते हैं जॉन मिल्टन कि जिस तरह से ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है एक बहुत ही अच्छी पोम लिखना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी कविता लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इंस्पायर करिए, उसके लिए मुझे प्रेरित करिए। और ये रेफरेंस देते हैं कि जिस तरह से आपने मोजेस को प्रेरित किया था, मोजेस को इंस्पायर किया था जब वो सिनाई माउंट और ओरे माउंटेन पर गए थे और वहाँ पर गॉड उनके सामने आए थे, यानी मोजेस के सामने गॉड आए थे, अपीयर हुए थे, तो आपने इंस्पायर किया था। उसी तरीके से मुझे भी आप इंस्पायर करिए ताकि मैं ऐसी पोम लिख सकें, ऐसी पोएट्री लिख सकें जिसको न तो अभी तक कोई पोएम में लिखा गया है, न तो कोई प्रोज अभी तक उस तरीके की लिखा गया है। आगे की जो लाइन से 17 से 26 में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रेयर करते, प्रार्थना करते होली स्पिरिट से। और ये क्या प्रार्थना करते हैं, ये कहते हैं कि जो है जिस तरह से एक बतख होता है, उसका एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जिस तरह से एक बतख होता है तो बतख अपने अंडे पर बैठ जाता है, उसको हीट करता है और कुछ समय के बाद में उससे बच्चे निकलते हैं। तो उसी तरह से कहता है कि जो आप होली स्पिरिट आप हैं और आप जो ये पूरा संसार था एक गड्ढे के समान था, उसी गड्ढे पर अपने पर को फैला करके आप बैठ गई थी और उसके बाद में पूरे संसार का जो है क्रिएशन हुआ है, पूरा संसार जो है अस्तित्व में आया है। और आगे प्रार्थना करते हैं जो है जॉन मिल्टन एक प्रॉफिट के रूप में कि मुझे डार्कनेस से निकालिए, यानी कि मुझे इनलाइटन करिए, और जो मैं लो हो गया हूँ तो मुझे अपलिफ्ट करिए, और दूसरी जो है जो गॉड के वेज हैं उसको इंसानों के लिए सिद्ध करिए, जस्टिफाई करिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम MCQs पे आते हैं। ये सारी थीम इसमें मेंशन की गई हैं, ये सारी थीम है इसके अंदर। अब हम MCQs पे आते हैं। हाँ, दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो जॉन मिल्टन जो थे ये उसमें ब्लाइंड हो गए थे जब इसको लिख रहे थे, ठीक है। MCQs पे आते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 1667 में पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन द ओरिजिनल 1667 वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का जो 1667 वर्जन होता है, यानी कि फर्स्ट वर्जन होता है, उसमें कितनी बुक्स थी। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि 10 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट फॉर्म इज यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा फॉर्म यूज किया गया है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होता है कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती है और एम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ,
द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? पैराडाइज लॉस्ट का जो रिवाइज्ड एडिशन आता है वो किस साल पब्लिश किया गया था? तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन 1674 एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड एडिशन आता है 1674 में, उसमें टोटल कितनी बुक्स होती हैं? तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि उसमें 12 बुक्स होती हैं। इसकी जो बुक्स 10 होती हैं और जो बुक 7 होती हैं, इसमें इनको स्प्लिट किया जाता है तो एक एक बुक और हो जाती हैं, इस वजह से टोटल 12 बुक हो जाती हैं सेकंड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज द हेवनली म्यूज मिल्टन इन्वोक्स इन बुक 1? बुक 1 में जो हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं मिल्टन, वो कौन है? तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द होली स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच माउंटेन इज नॉट मेंशन्ड इन द इन्वोकेशन ऑफ बुक 1? बुक 1 के इन्वोकेशन में कौन सा माउंटेन है जिसको मेंशन नहीं किया गया है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ओलंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबेडियंस रिफरेंस रिफर्स टू हुज डिसओबेडियंस? ये कहना चाहते हैं इंसान का सबसे पहला नाफरमानी करना, तो ये किसके रेफरेंस में यूज़ किया गया? किसने जो है डिसओबे किया था गॉड का? तो 8 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एडम और ईव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, द पोम सीक्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? ये कहना चाहते हैं जो लाइन है जिसमें जो गॉड के वेज को जो मेन के लिए जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ये थियोडिसी। थियोडिसी क्या होता है? गॉड का शासन होता है। थियो मीन्स गॉड होता है और डिसी माने तंत्र या शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट लिटरेरी ट्रेडिशन डज पैराडाइज लॉस्ट बिलोंग टू? ये कहना चाहते हैं कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का पोम है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, एक क्रिश्चियन एपिक है, यानी क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी पर, ये क्रिश्चियन रिलीजन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इंस्पायर्ड द शेफर्ड दैट टॉट द चोजन सीड एज अ मेंशन इन द पोम? ये शेफर्ड बेसिकली यूज़ किया गया है एक प्रॉफिट के लिए, जिन्होंने जो है यहूदियों को इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था या सिखाया था। तो ये कहना चाहते हैं शेफर्ड को किसने जो है इंस्पायर किया था? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, मोजेस ने। मोजेस भी एक प्रॉफिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच बिब्लिकल लोकेशन आर रेफरेंस टू इन द इन्वोकेशन? ये कहना चाहते हैं कौन सा बाइबल का लोकेशन है जिसका रेफरेंस लिया गया है इन्वोकेशन में? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सिनाई एंड सियोन माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, डव लाइक सैड्स ब्रूडिंग ऑन द वास्ट अबिस रिफर्स टू? ये जो लाइन है ये किसके रेफरेंस में यूज़ की गई है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द होली स्पिरिट। एक तो इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया लाइक है, और दूसरा डब लाइक स्टेट्स ब्रूडिंग से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक डब होता है, एक बतख होता है, वो अंडे पर बैठता है, अंडे को हीट करता है, उससे बच्चे निकालता है, उसी तरीके से ये कहना चाहते हैं वास्ट एविज। वास्ट एविज यानी कि पूरा संसार था, बहुत बड़ा गड्ढे के समान था, और उस पर कहता है म्यूज से कहता है कि आप इसके ऊपर अपने पर को फैला करके बैठी हुई थी, जिससे पूरे संसार का क्रिएशन हुआ था। तो ये होली स्पिरिट के लिए यूज़ किया गया है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉरबिडन ट्री? ये कहना चाहते हैं कि फॉरबिडन ट्री से क्या मतलब है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ट्री ऑफ नॉलेज। फॉरबिडन ट्री से कहना चाहते हैं ट्री ऑफ नॉलेज, और फॉरबिडन फ्रूट से कहना चाहते हैं फ्रूट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द फ्रेज सिंग हेवनली म्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? जो सिंग हेवनली म्यूज है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच पोएटिक डिवाइस डोमिनेट्स मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है जो डोमिनेट करती है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ब्लैंक वर्स। पूरे पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में और ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट मेजर थीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट लाइन्स ऑफ बुक 1? ये कहना चाहते हैं बुक 1 की जो फर्स्ट लाइन है उसमें कौन सा थीम, मेजर थीम इंट्रोड्यूस किया गया है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, सिन एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, वन ग्रेटर मैन इन लाइन 4 रिफर्स टू? ये कहना चाहते हैं जो लाइन 4 में वन ग्रेटर मैन है वो किसके लिए यूज किया गया, किसको बोला गया है?
तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन रिफ्लेक्ट्स मिल्टन। ये लाइन से मिल्टन की कौन सी सोच का पता चलता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, रिलीजियस मिशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, एओनियन माउंट रिफर्स टू क्लासिकल एल्यूजन। एल्यूजन माने उल्लेख करना या कहीं से कोट करना। तो ये कहना चाहता है एओनियन माउंटेन है, ये किस क्लासिकल एल्यूजन के लिए यूज़ किया गया है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, माउंट हेलिकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन एपिक यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा है जो कि एक एपिक का फीचर नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया गया है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि यूज ऑफ राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द टर्म कीवोस इन बुक 1 सिग्निफाइज। ये कहना जो कीवोस है जो बुक 1 में यूज़ किया गया वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, अनफॉर्म्ड मैटर बिफोर क्रिएशन। यानी कहते थे क्रिएशन से पहले संसार क्या था, बहुत ही अनफॉर्म्ड था, बहुत ही डिसऑर्डर में था, तो बाद में गॉड ने इसको ऑर्डर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द पोएटिक मीटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। पैराडाइज लॉस्ट किस पोएटिक मीटर में लिखा गया है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट फ्रेज सिग्नल्स द पोएट्स हाई एम्बिशन। कौन सा फ्रेज है जो पोएट के हाई एम्बिशन की बात करता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, नो मिडल फ्लाइट्स। नो मिडल फ्लाइट से ये कहना चाहते हैं कि जो मैं पोएम लिखना चाहता हूँ, जो मैं एपिक लिखना चाहता हूँ, वो कोई कॉमन नहीं लिखना चाहता हूँ, यानी कि वो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा लिखना चाहता हूँ, बहुत ही ग्रेट लिखना चाहता हूँ, जिसको न तो अभी तक किसी पोएम में लिखा गया हो और न तो कोई प्रोज में लिखा गया हो। तो ये होता है नो मिडल फ्लाइट की मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम शोज मिल्टन्स। ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पे लाइन यूज की, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, ये मिल्टन की कौन से विचार को दिखाती है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एम्बिशन एंड ओरिजिनिटी। ये उनके एम्बिशन की बात करती हैं, कोई एक ऐसा प्रोज या ऐसा एपिक लिखना चाहते हैं जो किसी से मैच ना करे और जिसका न तो अभी तक उसमें प्रोज में लिखा गया हो न तो पोम में लिखा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट क्लासिकल पोएट्स इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स एपिक स्टाइल। ये कहना चाहते हैं कौन सा क्लासिकल पोएट है जिसने इन्फ्लुएंस किया था मिल्टन के एपिक स्टाइल को लिखने के लिए? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि होमर और वर्जिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट कंडीशन वाज मिल्टन इन वाइल राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट को लिखते समय मिल्टन किस कंडीशन में थे? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, ब्लाइंड थे उस समय, इसी वजह से दोबारा इन्होंने लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द टोन ऑफ इन्वोकेशन इन बुक 1। बुक 1 में जो इन्वोकेशन का टोन होता है वो कैसा होता है? तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, सोलेम एंड रेवरेंड। सोलेम माने गंभीर और रेवरेंड माने सम्मानीय, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, मिल्टन्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिवाइन वेज इज रिस्पॉन्स टू विच बिब्लिकल इवेंट। ये कहना चाहिए मिल्टन का जो जस्टिफिकेशन होता है डिवाइन वेज का, ये जो है किस बुक के इवेंट का रिस्पॉन्स है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, द फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, इल्यूमिनस व्हाट इज डार्क इन मी इज एन अपील। ये कहने ये जो लाइन है जो उसमें यूज़ की गई पोम में, इल्यूमिनस व्हाट इज डार्क इन मी, ये किस चीज़ के लिए अपील की बात करते हैं? तो 30 का सही आंसर है बी, यानी लाइट ऑफ नॉलेज। ये कहना चाहते हैं डार्क इन मी, यानी कि मेरे अंदर अंधकार है, मेरे अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, उसमें उजाला कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।